दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में आज एक नए सुल्तान की चर्चा करते हैं और वो है गियासुद्दीन बलबन। और गियासुद्दीन बलबन का टाइम है 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी। तो देखिए, गियासुद्दीन बलबन के बचपन का नाम था, तो लिखिए बचपन का नाम, बचपन का नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम था इनके बचपन का, ठीक है। फिर ये जो है जात के जो है इलबारी तुर्क जात के थे, तो जात लिखिए इनकी इलबारी जात की, इलबारी तुर्क जात की है। तो आपके इल्तुतमिश भी इलबारी तुर्क थे ना, तो वैसे ये भी इलबारी तुर्क थे। और इनका जो वंश था, तो वंश लिख लीजिए, तो इल्तुतमिश और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो शमसी वंश के थे, और इनका वंश था बलबनी वंश। क्या वंश कहलाया? बलबनी वंश कहलाया, तो बलबनी वंश कहलाया। तो वंश लिख लीजिए बलबनी वंश, ठीक है। इसका उपनाम था, तो इसका उपनाम लिखिए गियासुद्दीन बलबन का। इसका उपनाम था बलबने खुर्द, बलबने खुर्द, या इसी को कनिष्ठ बलबन भी कहते हैं, छोटा बलबन। कनिष्ठ माने छोटा होता है ना, तो कनिष्ठ बलबन भी कहते हैं, कनिष्ठ बलबन भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी उपाधियां कौन कौन सी है। उपाधि लिख लीजिए। इसके नाम तो था बचपन का बहाउद्दीन, लेकिन जब इसने सुल्तान के रूप में सत्ता संभाली तो किस नाम से सुल्तान बनता है? तो गियासुद्दीन के नाम से है। इन लोग गियासुद्दीन, या गियासुद्दीन भी मिलता है, कहीं कहीं गियासुद्दीन भी मिलता है, तो इन लोग गियासुद्दीन है। एक तो ये हो गई उपाधि। दूसरी उपाधि लिखिए इसकी उलूग खां की, उलूग खां। और हमने बताया था उलूग खां का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान। और ये उपाधि दी थी बलबन के दामाद या सुल्तान, जिनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद ने। किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी याद रखिए, नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इनको उलूग खां या महान की उपाधि दी गई थी। फिर इनकी उपाधि लिखिए नियाबते खुदाई, नंबर भी डाल लीजिए, तीसरा नंबर उपाधि नियाबते खुदाई। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। तो लिख लो, इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि भी इसे कहा जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इसकी एक उपाधि और है जिल्ले इलाही है, या फर्रे इजीदी, जिल्ले इलाही। तो जिले इलाही या फर्रे इजीदी है, या फर्रे इजीदी। इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, छाया या प्रतिबिंब है। फिर इसकी एक उपाधि और है, इसे खलीफा का सहायक भी कहते हैं, खलीफा का सहायक भी कहते हैं। और ये उपाधि जो है इसकी जहाँ पे अंकित है वो है, एक अभिलेख मिला है गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख से, गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख से। तो गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में इसे खलीफा का सहायक कहा गया है, ठीक है। तो ये तो इसकी उपाधियां हो गई। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद शमसी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और बलबन ने जिस राजवंश की स्थापना की वो वंश कौन सा कहलाया? बलबनी वंश, ठीक है। और कहते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है इसका प्रारंभिक जीवन
क्या है, तो कहते हैं इसको दिल्ली में खरीदा गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के वजीर थे। आप लोगों ने वजीर पढ़ा था, क्या नाम था बताइए? जुनैदी। तो जुनैदी द्वारा जो है एक ख्वाजा थे, उनसे जो है इनको खरीदा गया था। और खरीदने के बाद जो है इल्तुतमिश ने इनको सर्वप्रथम पद दिया था अंगरक्षक का प्रधान, यानी सर ए जानदार का पद। कौन सा? सर ए जान। अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं सुल्तान बनने तक गयासुद्दीन बलबन ने 7 ऊंचे ऊंचे पद ग्रहण किए थे। जैसे आपने पढ़ा था कि नसीरुद्दीन महमूद के समय वो किस पद पर था? नायब के पद पर। इसके पहले जब रजिया का शासन था तो अमीर याकूर के पद पर था। फिर बैराम शाह के समय वो जो है दरबारी शिष्टाचार यानी दीवाने अमीर हाजिब के यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री था। तो अलग अलग पदों में रहा और कहते हैं सुल्तान बनने तक वो 7 पदों पर रह चुका था। फिर इसके बाद जो है वो सुल्तान बनता है। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। चलिए देखो, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही, लिखिए अगला पॉइंट, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही शमसी वंश का अंत हो गया। शमसी वंश का अंत हो गया। शमसी वंश का अंत हो गया। और बलबन ने एक नए वंश, बलबनी वंश की स्थापना है। और बलबन ने एक नए वंश बलबनी वंश की स्थापना की। बलबनी वंश की स्थापना की जा रही। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम और चालिशा दल का सदस्य था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश का गुलाम वह चालिशा दल का सदस्य था। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चारगानी या चालिशा दल का गठन किया था ना, तो उन्हीं चालिशा दल का सदस्य भी था बलबन का गुलाम, वह चालिशा दल का सदस्य था। देखिए, गठन तो इल्तुतमिश ने किया था चालिशा दल का, और समाप्त कौन करेंगे? यही बलबन जो है इस दल को समाप्त भी करेगा। चलिए क्या लिखा? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम व चालिशा दल का सदस्य था। इतना याद हो जाएगा। तो बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। किस जात का था? इलवारी तुर्क। वंश क्या है इसका? बलबनी वंश। इसका उपनाम क्या है? बलबनी खुर्द यानी कनिष्ठ बलबन भी कहते हैं। उपाधियां देखिए, जब गद्दी पर बैठा किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से। इसका एक उपाधि उलूग खां थी। उलूग खां का मतलब होता है महान, और ये उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद द्वारा दी गई थी। इसने नियाबते खुदाई अपने को कहा। नियाबते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। और क्या कहा? जिले इलाही, यानी अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया? जिले इलाही या फर्रे इजीदी। इसका मतलब होता है मैं ईश्वर की छाया हूँ या ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। ठीक है। और जबकि इसको गढ़मुक्तेश्वर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें इसको खलीफा का सहायक, तो उस समय बगदाद के अंतिम खलीफा थे अल मुंतशी, तो उनका जो है सहायक भी कहा गया है। फिर कहते हैं नसीरुद्दीन, जब महमूद की मृत्यु हुई तो हमने आपको बताया था नसीरुद्दीन महमूद के कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद के ये क्या थे? बलबन ससुर थे। तो इनको जो है तुर्क अमीरों ने जो है गद्दी पर बैठा दिया। तो इस तरह शमसी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और बलबन का जो राजवंश था वो क्या वंश कहलाया? बलबनी वंश। और हमने बताया था कि ये भी जो है इल्तुतमिश द्वारा गठित चालिशा दल का क्या था? सदस्य था, और इल्तुतमिश का गुलाम भी था। इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था? खरीदा था। तो कहां से खरीदा था उसकी चर्चा कर लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन को जो है जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय की थी, कब की थी ग्वालियर की विजय? याद है पीछे? 1231 में की थी ग्वालियर की विजय। तो ग्वालियर की विजय के बाद 1232 ईस्वी में जो है
इसको दिल्ली में इल्तुतमिश के वजीर थे जुनैदी ने, बसरी एक थे ख्वाजा बसरी से इसको खरीदा था और इसको फिर जो है सेना में भर्ती किया, जालसा दल का सदस्य बना और पहला पद इसको दिया गया था सरे जहांदार का पद। ठीक है, तो अब क्रम से लिखा देंगे किस किस पद पर ये रहा किस सुल्तान के समय। तो लिखिए 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी से, ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी से ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद वजीर जुनैदी द्वारा, वजीर जुनैदी द्वारा दिल्ली में खरीदा गया, दिल्ली में खरीदा गया। ठीक है, खरीदा जा रहा है, सेना में भर्ती किया जा रहा है और इसको पद मिल रहा है इल्तुतमिश के समय। कौन सा? तो लिखो, वो इल्तुतमिश ने उसे, इल्तुतमिश ने उसे खास ए जानदार या खासदार भी कह सकते हैं। खासदार का मतलब होता है व्यक्तिगत अंगरक्षक या इल्तुतमिश का व्यक्तिगत अंगरक्षक है। इल्तुतमिश का व्यक्तिगत अंगरक्षक, अंगरक्षक का पद दिया जा रहा है। ठीक है, या सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक भी या अंगरक्षकों का प्रधान भी कह सकते हैं। अंगरक्षकों का प्रधान है, का प्रधान का पद प्राप्त हुआ है। फिर लोग रजिया के समय अमीर ए शिकार, रजिया के समय ये अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। फिर वो बहराम शाह के समय, बहराम शाह के समय अमीर ए आखूर के पद में, अमीर ए आखूर का मतलब होता है अश्वशाला अध्यक्ष, अश्वशाला अध्यक्ष के पद पर पहुंच रहा है। बैराम शाह के बाद लिखिए मसूद शाह के समय, मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर, अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हो रहा है। इसका मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार मंत्री है, दरबारी शिष्टाचार मंत्री के पद पे नियुक्त हो रहा है। फिर मसूद शाह के बाद को नसीरुद्दीन महमूद के समय, नसीरुद्दीन महमूद के समय, ये किस पद पर? नायब के पद पर है, नायब ए मुमलकात के पद पर। तो नायब या नायब ए मुमलकात के पद पर आसीन हुआ। ठीक है, इस तरह कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए, कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए
करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया। सुल्तान का पद प्राप्त किया। याद हो जाएगा। तो ग्वालियर की विजय के बाद जो है कब इसको खरीदा गया? 1232 में। किससे खरीदा गया? तो ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी से खरीदा गया। किसके द्वारा? वजीर जुनैदी द्वारा। कहाँ पे खरीदा गया? दिल्ली में खरीदा गया। ठीक है। फिर जो है इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेना में भर्ती किया। उसने जो है अपने पद को आगे बढ़ाते हुए उसने इल्तुतमिश के समय किस पद पर बना? खासदार बना। खासदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान या सुल्तान का व्यक्तिगत अंगरक्षक। ठीक है। फिर रजिया के समय उसे कौन सा पद मिला? अमीर शिकार के पद पर हुआ। बैराम शाह के समय उसे अमीर आकुर यानी असुसाला दच बनाया गया। मसूद शाह के समय उसे अमीर हाजी यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री के पद पर, और नसीरुद्दीन महमूद के समय वो नायब ए सुल्तान के पद पर नियुक्त होता है। और हमने आपको बताया था कि बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी बेटी किसकी? हुजैदा या हुजैरा का विवाह भी किया था। ठीक है। तब उसको फिर कौन सा पद मिला? नायब का पद प्राप्त होता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन जो है कब? 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है और ये इलवारी जाति का द्वितीय शासक है। ठीक है। अब देखो इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की। कौन सी? रक्त एवं लौह। इसी को कहते हैं ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। तो रक्त एवं लौह की नीति क्या थी? तो इसने रक्त एवं लौह का मतलब होता है इसने जो है जो पुरुष थे उनका कत्ल करके महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लेना ही क्या कहलाए? रक्त एवं लौह। चूंकि उस समय किसके आक्रमण हो रहे थे? मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। इस कारण उसने जो है मंगोलों के प्रति जो है कौन सी नीति? रक्त एवं लौह की नीति अपना रहा है। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह, इंग्लिश में भी लिख लीजिए ब्लड एंड आयरन है, या लिख सकते हो रक्त एवं युद्ध, रक्त एवं युद्ध, दोनों लिख लो। रक्त एवं लौह एवं रक्त एवं युद्ध की नीति अपनाई, की नीति अपनाई। ठीक है। जिसमें कैसी थी ये नीति? तो लिखिए जिसमें आक्रमण करने के पश्चात, जिसमें आक्रमण करने के पश्चात पुरुषों का कत्लेआम करके, यानी जो पुरुष थे पुरुषों का कत्लेआम करके, कत्लेआम करके महिलाओं व बच्चों को कैद कर लिया जाता था, वह बच्चों को कैद कर लिया जाता था। ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति यदि आ जाए क्या थी, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जिस राज्य पर आक्रमण करता था तो वहां के पुरुषों को क्या कर दिया जाता था? कत्लेआम, मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता था, जबकि महिलाओं और बच्चों को क्या कर लिया जाता था?
कैद कर लिया जाता था, ये नीति कहलाती रक्त एवं लौ या रक्त एवं युद्ध की नीति। और कभी कभी क्वेश्चन आता है रक्त एवं तलवार यानी ब्लड एंड स्वॉर्ड की नीति किसकी थी, तो आगे आप लोग पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी की, उसकी नीति कहलाती रक्त एवं तलवार की नीति, और इसकी कहलाती रक्त एवं लौ या रक्त एवं युद्ध की नीति। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। वो ब्लड एंड स्वॉर्ड है, ये ब्लड एंड आयरन है, ठीक है। रक्त एवं लौ, लौ माने आयरन माने लौ होता है ना, तो ब्लड एंड आयरन की नीति, वो ब्लड एंड स्वॉर्ड माने तलवार की नीति। क्लियर, तो वो अलाउद्दीन खिलजी की। अब लिखिए अगला पॉइंट, देखिए बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की, बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी, दो विशेषताएं थी। कौन सी दो विशेषताएं थी? उसने कहा था कि जो सुल्तान का पद है वो किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर द्वारा दिया गया है, यानी ईश्वर द्वारा प्राप्त है, ठीक है। और दूसरा कहा था कि सुल्तान को जो है निरंकुश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंकुश, मतलब किसी पर दया या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल निरंकुश होना जरूरी है। तो कौन सी दो विशेषताएं? तो पहला लिखो, सुल्तान का पद, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त या ईश्वर द्वारा दिया गया होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा लिखो, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, निरंकुश होना आवश्यक है। और आगे पढ़ेंगे, कहते हैं, ये कहता है कि मैं यदि निम्न जात के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी जो है, मेरा जो हाथ है वो तलवार पे चला जाता है, ठीक है। और कहते हैं जो उसके सुरक्षा गार्ड थे वो नंगी तलवारें लेकर के चला करते थे इसके साथ, और साथ में चिल्लाते रहते थे बिस्मिल्लाह 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 की आवाज करते हुए चला करते थे। तो ऐसे दिखते थे जैसे राक्षस है, इतने जो है इसके जो सुरक्षा गार्ड थे वो चलते थे नंगी। कोई आएगा सामने तो क्या कर देंगे? बिस्मिल्लाह कर देंगे, ठीक है। हाँ, नहीं होता इस्लाम धर्म में कत्ल करना, बिस्मिल्लाह करना, ठीक है, तो वो था। चलिए अगला पॉइंट को देखो, बलबन ने अपने को नियाबते खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। बलबन ने अपने को क्या कहा? नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई का मतलब क्या होता है? अभी अपने पीछे पढ़ाया था, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, ठीक है। नियाबते खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। और जिल्ले इलाही या फर्रे इजीदी की उपाधि धारण की, और जिल्ले इलाही जिल्ले इलाही या फर्रे इजीदी की उपाधि धारण की, यानी इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया है या ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब या छाया भी कह सकते हैं। अपने को ये कहा, ठीक है, जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिनिधि, और कहा कि उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। और क्या कहा? और कहा उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, केवल पैगंबर के पश्चात है। पैगंबर साहब किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब को, जो इस्लाम धर्म के क्या है? संस्थापक है, ठीक है, का उनके बाद जो है मेरा पद है, ठीक है। तो क्या कहा? नियाबते खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। और क्या कहा? जिल्ले इलाही यानी फर्रे इजीदी, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या छाया कहा। और साथ में भी कहा कि उसका स्थान किसके बाद है? केवल पैगंबर के पश्चात है, यानी
मोहम्मद साहब के बाद है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलिए आगे लिखिए, लिखो बलवन ने फिरदौसी की पुस्तक, बलवन ने फिरदौसी की पुस्तक, कौन सी है फिरदौसी की पुस्तक भाई? शाहनामा है। तो लिखो फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में वर्णित, शाहनामा में वर्णित, शाहनामा में वर्णित अफरासियाब, शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का वंशज का, शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का वंशज कहा, साथ ही ईरानी आदर्शों को, साथ ही ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया, साथ ही ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। तो ईरानी आदर्श के रूप में क्या व्यवस्थित कर रहा है? तो अपने को तो ईरान का ही प्रसिद्ध वंश था, कौन सा? अफरासियाब वंश था। क्योंकि फिरदौसी जो भारत तो नहीं आया था, लेकिन किसके दरबार का कवि था ये? महमूद गजनवी का दरबारी कवि था ना। हाँ, तो उसी में जो है अफरासियाब वंश के वंशज का उल्लेख है। ठीक है, तो इसने भी, बलवन ने भी अपने को इसी अफरासियाब वंश का वंशज का और ईरानी आदर्श के रूप में अपने जो है दरबार को सुव्यवस्थित किया। तो कौन सी प्रथाएं देखो शुरू कर रहा है? तो उसने जो है सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा मतलब होता है कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ करके, ठीक है। अब पाबोस मतलब होता है जमीन पर लेट करके सुल्तान के पैर को चूमना। तो ये जो है कहाँ की प्रथा थी? ईरान की थी। तो उसने ये भी शुरू किया, यानी जो भी उसके दरबार में आता था उसको सिजदा करना पड़ता था एवं पाबोस करना पड़ता था। ठीक है, तो सिजदा एवं पाबोस का मतलब होता है कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ करके फिर लेट कर पैरों को चूमना। ठीक है, और दूसरा उसने एक और त्योहार शुरू किया, ईरानियों का प्रमुख त्योहार नौरोज प्रथा को। कौन से प्रथा को? नौरोज त्योहार को भी अपने दरबार में शुरू किया और कहते ये 19 दिन तक चलता था। कितने दिन? 19 दिन तक चलता था। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, देखो बलवन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए, बलवन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी प्रथा? वो सिजदा एवं पाबोस की प्रथा, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा। तो ये क्या होती थी? लिख लो, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा। तो सिजदा माने होता है, देखो, घुटने के बल बैठकर सर झुकाना। लिख लो यहाँ पे, घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना। और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर को चूमना या पैरों को चूमना है, पैरों को चूमना। तो ये थी सिजदा एवं पाबोस की प्रथा। ठीक है, इसने शुरू की अपने दरबार। लिखो फारसी रीति रिवाजों, जो फारस के त्योहार थे, फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नौरोज उत्सव,
नवरोज उत्सव को भी शुरू कर रहा है। इसी को सूर्य पूजा भी कह सकते हैं, ठीक है। सूर्य की पूजा होती है, सूर्य पूजा। तो नवरोज उत्सव भी जो है शुरू किया, जो कितने दिन तक चलता था? 19 दिनों तक चलता था, ठीक है। जो 19 दिनों तक चलता था। जो 19 दिनों तक चलता। तो क्या लिखा? सिजदा एवं पाबोस की प्रथा को अनिवार्य कर दिया और फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव या सूर्य पूजा को प्रारंभ कराया, जो 19 दिनों तक चलता था। इसके अलावा ईरानी प्रथा में इसने अपनी वसीयत भी जो है लिखवा दी थी मरने से पहले ही, अपने दोनों पुत्रों के नाम वसीयत। और उस वसीयत को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी वसीयत को वसैया भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने नए लोग वसीयत कर जाते हैं अपने बेटों के नाम कि ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। तो इसने भी अपने जिंदा रहते ही अपने बेटों को क्या कर दिया था? वसीयत बच्चों के नाम कर दी थी और उसको लिखने का कार्य किया था जियाउद्दीन बर्नी ने। जबकि इनका बड़ा बेटा एक युद्ध के दौरान मारा जाएगा, मोहम्मद, अभी हम चर्चा करेंगे। तो कहते बड़े बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर जो है उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कहते हैं कि जब बड़े बेटे की मृत्यु हुई तो इतना दुखी हो गया कि वो सबके सामने तो बड़ा कठोर रहता था बलवंत, लेकिन जब भी अकेले होता था तो अकेले बंद करके कमरे में फूट करके रोया करता था। इतना लगाव था बड़े बेटे से, ठीक है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए बलवन के वसीयत को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया। बलवन के वसीयत को, बलवन के वसीयत को वसैया भी कहते हैं, लिख लो वसैया को जियाउद्दीन बर्नी को, हाँ, जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना है? इनकी 2 किताबें बड़ी फेमस है। कौन कौन सी? तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया था, संकलित किया, जो बलवन ने अपने पुत्रों, जो बलवन ने अपने पुत्रों, तो एक तो पुत्र थे मोहम्मद खां और एक थे महमूद, मोहम्मद खां और दूसरे थे महमूद। महमूद का ही दूसरा नाम है बुगरा खां, है बुगरा खां भी कहते हैं, जो कि आगे चल करके बंगाल का शासक बनेगा, है। तो इन पुत्रों के बीच जो है तैयार करवाया था, ठीक है। बुगरा खां के लिए तैयार करवाया, के लिए तैयार करवाया। तो ये वसीयत थी, ठीक है। अपने 2 बेटों के बीच उसने वसीयत लिखवाई थी। फिर वो अगला पॉइंट, जागीरों की आय को एकत्रित करने के लिए, जागीरों की आय को एकत्रित करने के लिए कहते हैं एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अभी ये क्वेश्चन आया था कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? तो बलवन ने। और एक और आता है ऐसे, एक अधिकारी मुगल काल में होगा, करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति, तो वहां पे अकबर होगा आंसर। और यहाँ पे ख्वाजा नामक अधिकारी की आ जाए, जो राजस्व वसूलता था, मेन अधिकारी होता था, वो था ख्वाजा, जिसका गठन किया था बलवन ने। तो देखो, जागीरों से आय एकत्रित करने, जागीरों की आय को एकत्रित करने के लिए ख्वाजा या इसी को प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की। ख्वाजा या प्रांतीय दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। दीवान
नामक अधिकारी की नियुक्ति ये याद रखिएगा, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है? गियासुद्दीन बलबन कर रहा है। ठीक है, फिर वो जागीरदारों को नगद धन देने के आदेश दिए गए। जागीरदारों को नगद धन देने के आदेश दिए गए। नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर वेतन के स्थान पर क्या दी जाती थी? इक्ता है। इक्ता का मतलब जमीन है। इक्ता या जमीन प्रदान की गई। इक्ता या जमीन प्रदान की, कि सैनिकों को नगद वेतन आगे चल करके फिर अलाउद्दीन खिलजी देंगे। ठीक है, अभी क्या दी जा रही है? जमीन या इक्ता दी जा रही, उससे जो राजस्व मिलता था वही उनका वेतन माना जाता था। जबकि जागीरदारों को नगद धन दिया जा रहा है, नगद वेतन दिया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। देखो, बलबन की सफलता का श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। चलो आगे लिख लो एक पॉइंट और। बलबन की सफलता का श्रेय, बलबन की सफलता का श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग था। ठीक है, और इस गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था वो बरीद या बरीद ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है, बरीद ए मुमालिक। हम बोल देते हैं पूरा पॉइंट लिखो। बलबन की सफलता का श्रेय उसका गुप्तचर विभाग का, और इस विभाग के अधिकारी को बरीद या बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। और इस विभाग के अधिकारी को बरीद या बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। अब देखो, चूंकि मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं इसके समय, तो मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए क्वेश्चन आता है किसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, और वो था बलबन। और उस सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। क्या नाम था? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग स्थापित हो रहा, और इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लीजिए। देखो, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका प्रमुख है आरिज ए मुमालिक कहलाता था। आरिज ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है, लिख लो। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। और यह पद सर्वप्रथम, लिख लो, और यह पद सर्वप्रथम
इमादुल मुल्क रावत को दिया गया। इमादुल मुल्क रावत को दिया गया, जो अमीर खुसरो का नाम सुना है, जिनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था ना, जिन्हें तूतिए हिंद कहते हैं, नहीं कहते? भारत का तोता अमीर खुसरो को। हाँ, तो देखो, जो अमीर खुसरो के नाना थे, किसके नाना थे? इमादुल मुल्क अमीर खुसरो के नाना थे। इनको ये पद दिया गया, कौन सा? आरिजे मुमालिक का। ठीक है, देखो यह पद सर्वप्रथम इमादुल मुल्क रावत को दिया गया। इमादुल मुल्क रावत को दिया गया, जो अमीर खुसरो के क्या थे? नाना थे। अब लिखिए, देखिए पूछा जाता है कि बलवन के समय विद्रोह, पहला विद्रोह किसने किया? तो बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था। 1279 ईस्वी में विद्रोह किया था। तो कहते हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अवध के सूबेदार थे, उनको भेजा गया, लेकिन वो विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। तो उनको जो है बलवन ने अवध के फाटक में जो है उसको फांसी पर लटकवा दिया था, कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, फिर जो है स्वयं गए बलवन और उस विद्रोह को जो है समाप्त किया था जाकर के, तुगरिल खां के विद्रोह। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया, क्वेश्चन आ जाए किसे विद्रोहों का नगर कहते हैं? तो बंगाल को। और बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनऊती। तो कभी कभी आंसर होगा लखनऊती को विद्रोहों का नगर कहते हैं, और लखनऊती ना हो तो राज्य आपको याद रखना है बंगाल को विद्रोह। सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ होते थे? बंगाल, क्योंकि बड़ी भारी एकता थी, बहुत बड़ा इलाका था, तो इस कारण वहां पे ज्यादा विद्रोह होते थे। ठीक है, तो लिखिए, सर आ गए क्या? तो चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, अभी आधा और रह गया, तो कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।